तो जिनकी अध्यक्षता में बीजेपी का दिल्ली में 27 साल का वनवास समाप्त हुआ, पहले लोकसभा में सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत और अब दिल्ली विधानसभा में चमत्कारी जीत। संगठन को आगे रखा, पार्टी की जीत के लिए खुद चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव लड़ाने का फैसला किया। दिल्ली में बीजेपी की जीत के सूत्रधारों में से एक हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। तो सचदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी युवा कॉन्क्लेव में। प्रश्न आपसे यही है कि सिर्फ 2 साल आपको कामकाज संभाले हुए, संगठन की जिम्मेदारी संभाले हुए हुआ, पहले लोकसभा में सभी 7 सीटों पर जीत, उसके बाद दिल्ली विधानसभा में 27 साल का जो वनवास वो समाप्त हुआ। क्या रणनीति रही, क्योंकि ये मान करके चला जा रहा था कि ये तो बड़ा मुश्किल है दिल्ली में बीजेपी का जीतना। अब आपने कहा कि मुझे 2 साल हुए बने हुए, लेकिन इन 2 सालों के पीछे 35 साल का अनुभव है। राजनीति में ये मेरा 37वां वर्ष है और समिति अध्यक्ष से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व तक हर काम को बहुत शिद्दत और जुनून के साथ किया है। इस जीत का अगर कोई एक श्रेय है तो बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, वो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। आप उनका एक एक वक्तव्य देख लीजिए, आप उनका चिंतन देख लीजिए, आप उनका विज़न देख लीजिए। दिल्ली में पिछले 27 सालों में, और विशेष रूप से मैं अगर 11 साल का हूँ आम आदमी पार्टी के, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। भ्रष्टाचार, लूट, चोरी, और दिल्ली की जनता इससे त्रस्त थी और वो एक विकल्प ढूंढ रहे थे। और लगातार दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से ये कह रहे थे कि एक बार दिल्ली वाले भी मौका दें, तो उसी दिन तय हो गया था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऊपर का जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, मैंने पहली बार इस लोकसभा चुनाव में उनके साथ क्लोजली काम किया है जी। और मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से कह सकता हूँ कि जिनके पास अमित शाह जैसा नेतृत्व हो तो आप किसी भी लाक्षागृह से निकल सकते हैं, कोई कारण नहीं है रुकने का। इतनी सूक्ष्मता से वो काम करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 2 साल अध्यक्ष बने हुए हैं। कोई एक दिन ऐसा नहीं छूटता जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारा संवाद ना हो। वो पिता की भूमिका में भी होते हैं, मित्र की भूमिका में भी होते हैं और एक टीचर की भूमिका में भी होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी जब मेरा केंद्रीय नेतृत्व इतनी सूक्ष्मता से देखता है तो फिर कोई कारण नहीं है कि हम चुनाव ना जीतें। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता असंभव को संभव करना जानता है और ये दिल्ली अनोखा एक प्रदेश नहीं है, हमने और जगह भी करके दिखाया। अगर आज अरुणाचल से आंध्र तक हमारी सरकारें हैं तो उसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, सबने मिलकर काम किया, सामूहिक प्रयास किया और ये सामूहिक नेतृत्व की जीत है। ठीक। लेकिन अब एक प्रश्न ये उठता है कि जहाँ तक आपने पीएम मोदी जी की बात की है वीरेंद्र जी, तो वो विकसित भारत की बात कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कहा था कि हम दिल्ली को विकसित करना चाहते हैं, विकसित दिल्ली करना चाहते हैं। इसके लिए क्या रोड मैप है? कल बजट आया है, कई सारी घोषणाएं की गई हैं, कई सारे प्रावधान किए गए हैं, पर क्या आपको लगता है कि दिल्ली को विकसित बना पाना संभव है, एक विकसित दिल्ली हो पाना संभव है? देखिए, हमने कहा कि विकसित भारत की विकसित राजधानी होगी दिल्ली। और कल का बजट हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो दिया है वो उसकी पहली झलक दिखाता है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट आया। आज तक इतना बड़ा बजट किसी ने नहीं दिया है। और आप उस पर देखिए कि इंफ्रा पे कितना जोर है, महिलाओं की सुरक्षा पे कितना जोर है। दिल्ली में 7000 किलोमीटर सड़क है पीडब्ल्यूडी की, अभी मैं एमसीडी की नहीं कह रहा हूँ। उन 7000 किलोमीटर की सड़कों को रीकारपेटिंग करने के लिए जो टाइम चाहिए, तो इस पहले 1 साल के बजट में हमने 3500 किलोमीटर सड़कें ली हैं। एजुकेशन पे देखिए, झुग्गी झोपड़ी एक ऐसा वर्ग है जहां विकास के नाम पर पिछली सरकारों ने लूटने का काम किया। तो 696 करोड़ रुपए सिर्फ उस क्लस्टर के भाई बहनों के लिए दिए हैं ताकि वो मान सम्मान का जीवन जी सकें। वो इसलिए कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव से पहले झुग्गियों में जाके प्रवास किया है। हम रात रात भर रुके हैं और मुझे बहुत कहने में संकोच है
मैं जिस घर में रुका, जी। उस घर की बच्ची जब सुबह 4 बजे उठ के अंधेरे मुँह इसलिए बाथरूम जाती है कि सार्वजनिक टॉयलेट है, दिन में मैं जाऊंगी तो वहाँ लाइन लगेगी, लोग देखेंगे, और मैं खुद वहाँ गया हूँ, आप वहाँ 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। तो अगर दिल्ली शहर में ऐसी जगह पे हमारे भाई बहन बच्चे रह रहे हैं तो उस दिल्ली को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है ये 696 करोड़ रुपए हमने इसलिए दिए हैं कि हम उन बच्चों के जीवन का स्तर सुधार सकें। तो कल के बजट में आप देखेंगे हमने हर वर्ग को छूने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि अभी तो 30 दिन हुए सरकार को बने हुए, और 1 साल के बजट में हमने कई सारी चीज़ें ली हैं, और 2, 3, 4 साल तक आते आते आप दिल्ली को बदलता हुआ देखेंगे। 10 में से कितने अंक देंगे आप? मैं तो 10 में से 20 देने के हक में हूँ, क्योंकि इस बजट पे 10 में बहुत से 20 का प्रावधान नहीं होता। 10 में से 10 तो है ही, क्योंकि इस बजट पे बहुत चर्चाएं हुई हैं। हमारी मुख्यमंत्री ने अच्छा प्रयास किया कि अलग अलग वर्ग के लोगों को बुलाया, जहाँ झुग्गी झोपड़ी वालों को बुलाया, ऑटो चालक को बुलाया, गिग वर्कर्स को बुलाया, ट्रेडर्स को बुलाया, आरडब्ल्यूएस के लोग गए, और जितने जिनके सुझाव आए उन सबको इसमें इंक्लूड करने का काम किया गया। यहाँ पर युवा बैठे हैं, ये कार्यक्रम भी युवाओं के लिए ही हो रहा है। तो युवा जो हैं दिल्ली के, उनकी बात हमने सुनी थी दिल्ली विधानसभा में चुनाव के दौरान। वो ये चाहते हैं कि जो सबसे बड़ी उनकी समस्या है या सबसे बड़ा प्रश्न उनके जहन में वो है रोज़गार को लेकर, कि ठीक है भाई हम पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि हमें नौकरियाँ कहाँ मिलेगी, या तो नौकरी कर रही है या फिर हमें स्वरोजगार का इंतजाम कीजिए। तो ये जो कल का बजट आया इसकी बात करें, या जो बीजेपी ने वादे किए थे युवाओं के लिए उनकी अगर बात करें, तो क्या है बीजेपी के मन में, ताकि जो युवा हैं वो आश्वस्त हो सके कि उनका भविष्य सुरक्षित है? देखिए, आजकल के युवाओं के लिए तो मतलब मेरा जो अपना मानना है कि हम लोगों को इनसे सीखना है। मैं हैरान होता हूँ कि मैं भी इस उम्र में गुजरा हूँ, आप भी गुजरे होंगे। जितना इनोवेशन इनके पास है, हमारे ज़माने में कुछ नहीं होता था जी, हम तो सोच भी नहीं पाते थे। मेरी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है, और मेरे मोबाइल में आज भी मुझे कभी कुछ समस्या होती है तो वो 1 मिनट बताती है, पापा ऐसे करना है। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, रोज़गार हमारे मैनिफेस्टो का भी हमारा संकल्प रहा है, और दिल्ली में सरकारी नौकरियां कितनी वैकेंट हैं इस पे काम करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, मैं इन सबके बीच में कहना चाहता हूँ, कितने लोग सरकारी नौकरी में जाएंगे, उसकी भी एक लिमिटेशंस हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जब स्किल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, तो इन बच्चों को उस तरफ भी अब एक तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और इतनी सरकारी सुविधाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कि जिनको हम बढ़ाने का काम कर सकते हैं, अपना रोजगार बनाएं और अपने रोजगार से दूसरों को रोजगार देने का साधन बने। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है। और आज की जो जनरेशन है, इनके पास इनोवेशन जितनी है, आइडियाज़ जितने हैं, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि कई बच्चे आते हैं जिसने मैंने देखा कि उसने अपने घर के पुराने मीटर को तो जोड़ के बैटरी से स्कूटर बना दिया, किसी ने कार बना दी, एक ने तो मैंने देखा उसने ड्रोन बनाया और बड़े घर में बैठ के बनाया। और जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, मैं खुद क्योंकि स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से आता हूँ, आज भी मैं स्पोर्ट्स में मेरी रुचि है। इन युवाओं के लिए दिल्ली में अभी तक कोई ऐसा खिलाड़ियों के लिए बोर्ड नहीं था। कल के बजट में हमने दिल्ली स्पोर्ट काउंसिल की व्यवस्था की है कि जहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स को लेकर अपना बच्चे कैसे आगे निकल सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं है, आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, अपने लाइफस्टाइल में एक डिसिप्लिन स्पोर्ट का जरूर लाइए। मैंने चेंजेस होते हुए देखे हैं, और एक उदाहरण देके समझाता हूँ आपको। मैंने 10 बच्चे आइडेंटिफाई किए, मैं आर्चरी करता हूँ, 10 बच्चे आइडेंटिफाई किए, और ये वो बच्चे थे जो लोअर मिडिल क्लास से थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, 40-50% नंबर आ जाएं तो बहुत अच्छे हैं। उनको हमने कहा तो हम तुम्हें आर्चरी सिखाएंगे। खेल खेल में उनको खेलना सिखाया। 3 साल के अंदर वो बच्चे बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी की टीचर की गाइडेंस के स्कूल में जैसे जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज वो बच्चे 70-80% नंबर ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि खेल ने उनमें एकाग्रता लाई, कंसंट्रेशन आ गया, उनको फोकस हो गई लाइफ कि हमें ये करना है। तो मैं आज के युवाओं को एक बात कहूँगा, आप कुछ भी बनिए, इंजीनियर बनिए या आपको डॉक्टर बनना है, कहीं भी जाइए, लेकिन एक डिसिप्लिन स्पोर्ट्स का अपने जीवन में लेके आइए, वो आपको देखिएगा आपकी लाइफ चेंज करेगा। और दिल्ली की सरकार, मैं आज बता रहा हूँ, आज भी मैंने बताया 30 दिन हुए हैं, आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें दिखाई देंगी कि कैसे हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
जो पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, मैं अब मैं मामला बदल गया। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आज की दुनिया में खेल कूद सबसे बड़ा फ्यूचर स्कोर, मतलब आपका फ्यूचर को सिक्योर करने का साधन है। आप मेहनत से काम कीजिए, और जिस डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल आर्चरी सीख लीजिए, आपको नेशनल खेल जाएंगे, इंटरनेशनल खेल जाएंगे, और इंटरनेशनल मेडल आना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत स्कोप है खिलाड़ियों में, बहुत खेल में इतना है। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री 2036 में भारत में ओलंपिक की बात कर रहे हैं, और पिछले 10 सालों में जहाँ तक मुझे ध्यान है, हमारा बजट 700 करोड़ से लेके अब 34-3500 करोड़ तक चला गया है खेल के लेके। इतना हम उसमें इंफ्रा क्रिएट कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है इसमें भी आपको रोजगार तलाशना चाहिए, और अब तो मैं ऐसे बच्चे भी देख रहा हूँ जो स्पोर्ट्स साइंस पढ़कर उसमें भी अवसर तलाश रहे हैं। जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव चल रहे थे वीरेंद्र जी, तो हमें गड्ढे दिखाए गए सड़कों के, कि सड़कों पे बहुत गड्ढे हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं दिल्ली में हर जगह। अब जबकि 1 महीना आपकी सरकार बने हुए हो गया है, क्या उम्मीद करें दिल्ली के लोग की, क्या ये गड्ढे भर गए हैं, कचरे के ढेर हट गए हैं? और दूसरी बात ये भी है कि जो डबल इंजन की सरकार बनने की बात आप कह रहे थे बन गई, अब क्या ट्रिपल इंजन की भी बनेगी? क्या एमसीडी में भी दिल्ली आएगी, दिल्ली में बीजेपी आएगी? देखिए, जो लोग दिल्ली में घूम रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता सारी सड़कों पे काम शुरू हो गया, लेकिन कुछ सड़कों पे काम शुरू हो गया और दिख भी रहा है लोगों को। और मैंने बताया कि ये अब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, मार्च ख़त्म होगा तो अप्रैल में बजट आना शुरू होगा, और जून जुलाई तक आते आते आपको चीज़ें परिवर्तित होती दिखाई देंगी। नगर निगम हमेशा पैसे का क्राइसिस था, हमारी भी नगर निगम 15 साल रहे हम लोग, हमको पैसे नहीं मिलते थे और उसका असर दिखाई देता था सड़कों पे। हमारी मुख्यमंत्री ने कल ही 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया एमसीडी को दिया है, और जब सरकार बने 5 दिन हुए थे तो 190 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन के उससे केंद्र सरकार ने दिया है। हमारी कोशिश ये है कि आज बेशक एमसीडी में उनकी सरकार है, लेकिन सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था या सड़कों का निर्माण, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली को अगर विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना है तो हमें हर जगह काम करने की ज़रूरत है। एमसीडी की बात आपने की है, अप्रैल में मेयर का चुनाव होना है, तो परिणाम आपके सामने आएगा, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि दिल्ली को एक बेहतरीन मेयर मुख्यमंत्री के साथ काम करता हुआ मिलेगा। लेकिन आपने पूरी रणनीति तो उस हिसाब से बना ली है, सारे मोहरे अपने सेट कर लिए हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के जिस लिए। बच्चे ने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना वो तैयारी तो करेगा ही। 2 साल आपने कहा कि अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन काम आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। चुनाव आप लड़ने वाले थे, हमें जानकारी है, लेकिन आपने खुद कहा कि भाई पार्टी को जितवाना है, इसलिए हमें मेहनत करनी होगी, संगठन के लिए काम करेंगे। अब आपके लिए आगे का रास्ता क्या है, क्या करेंगे, किस रोल में आपको हम देखेंगे? मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे यहाँ निर्णय हम नहीं करते हैं। मैं समिति का अध्यक्ष था, और हमारे यहाँ दायित्व मिलता है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। आज मैं हूँ, कल किसी और ने होना है, और हमारी भूमिका संगठन तय करता है। मेरे को आज मेरा संगठन कहेगा आपको कल जाके मंडल में काम करना, तो मैं मंडल में करूँगा। तो हम लोगों का काम इतना होता है कि हमें जो भूमिका दी जाती है उसका निर्वाह करना। चुनाव नहीं लड़ना ये मेरा फैसला था, क्योंकि मुझे लगता था कि दिल्ली में सरकार बनानी है, तो पिछले 2 सालों में जो तैयारी हमने की है उसमें कोई विघ्न ना आए, कोई चीज़ अटके नहीं, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने। ये मैंने पहली बार ये बात 23 मार्च 2023 में कही थी। अब 23 मार्च 2025 को मेरे 2 साल हुए हैं, तो मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने बड़ी कृपा की, ऐसा केंद्रीय नेतृत्व हमारे साथ, और हमारे कार्यकर्ता आज दिल्ली के मुख्यमंत्री है, और निस्संदेह पार्टी जो भूमिका तय करती है उस भूमिका में हमको काम करना होता है। जो अभी तक का 1 महीने का कार्यकाल रहा है, हमने देखा कि केजरीवाल जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आतिशी जी ने मोर्चा खोला हुआ है। केजरीवाल जी की चुप्पी का आप क्या राज मानते हैं? कुछ बचा उनके पास बोलने के लिए? जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता हो, जो ये कहता हो कि नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, वो अपनी विधानसभा नहीं बचा पा रहे, तो उनके पास कहने के लिए है क्या? और जहाँ तक बात की आपने आतिशी मारलेना जी की, जितने वक्तव्य मैंने उनको देखे हैं उसमें निराशा ज़्यादा दिखती है और फ्रस्ट्रेशन दिखता है कि कैसे, क्योंकि मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। आप उनका पूरे 10 साल का एक्ट देखिए, एक अवसरवादी लोग, और वो भी एक नक्सलाइट विचारधारा को जो मानने वाले लोग हैं, जिनके लिए लोकतंत्र कुछ नहीं है, संविधान कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है, नियम कुछ नहीं है, हर चीज़ में तानाशाही और हिटलरशाही,
क्योंकि उनके कई सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। वो बताते हैं कि वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सब लोग वहाँ गूंगे बन के बैठते हैं। तो पार्टियाँ ऐसे नहीं चलती हैं जी। पार्टी में लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में बात रखने का अवसर मिलता है और चर्चा करके निर्णय लिए जाते हैं। वहाँ चर्चा नहीं होती, वहाँ आदेश दिया जाता है और उसका ये परिणाम होना ही था। उसमें हमें, इसलिए मैं पहले दिन से कहता था कि हमें सिर्फ इतना करना है कि दिल्ली की जनता को ये बताना है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ लूट हो रही है, हर विभाग में चोरी हो रही है। और दिल्ली की जनता ने इसको देखा। जो आदमी ये कहता था नीली वैगन आर में घूमता हुआ कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, उसने 700 करोड़ का शीश महल बना दिया। कौन अपने घरों में 8-8 लाख के पर्दे लगाता है जी? मैंने तो नहीं देखे कभी। आपके किसी के घर में हो तो मुझे बता दीजिए। 8 लाख का एक पर्दा है, 56 पर्दे लगे हुए उस घर में, कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो ये बाकी सब लोगों को कब देखने का मौका मिलेगा? अभी उस पर विजिलेंस जांच चल रही है, जैसे खुलेगा इन सबको दिखाएंगे। क्योंकि मुझे तो लगता है स्पॉट बनेगा वो? नहीं, टूरिस्ट स्पॉट नहीं, मैं तो कहता हूँ उसकी टिकट लगानी चाहिए कि एक म्यूजियम देखना हो करप्शन का तो आइए अरविंद केजरीवाल का शीश महल देखिए। एक बंगला मिलता है एक आदमी को रहने के लिए। इन भाई साहब ने 4 बंगले इकट्ठे करके तोड़ के 21 मकान तोड़े वहाँ पर जो बने हुए थे सरकारी अधिकारियों के। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ढीली ढाली कमीज पहन के चलता हूँ। तो दिखाना और करने में बड़ा फ़र्क है जी। जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो निज पे शासन फिर अनुशासन। मैं अपने को ठीक रखूँगा तब दूसरे को कह पाऊँगा। एक आखिर में जाते जाते सबके जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, पल आते हैं कि जब उनको लगता है कि उनका जीवन बदल गया। एक वो पल है जो पूरा जीवन बदल देता है, पूरा दृष्टिकोण बदल देता है। हम करके दिखाते हैं। ऐसा कोई मोमेंट आपके जीवन में भी आया हो? मेरे जीवन में आया है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार आया है। और मैंने जब जब वो सोचा है वो हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने 2 या 3 बार कहा कि हर बार जब भी चुनाव आते थे मैं यमुना की सफाई कराऊंगा, यमुना में पूरा मंत्रिमंडल डुबकी लगाएगा। अरविंद केजरीवाल नहीं आए। इस चुनाव में मैंने उनको आमंत्रित किया कि आइए माँ यमुना में डुबकी लगाते हैं। मैं गया वहाँ पर। मैं बड़ी ईमानदारी से आपके सामने कह रहा हूँ, कोई मन में वो नहीं था कि वो आए। मैं सिर्फ माँ यमुना की दुर्दशा उनको दिखाना चाहता था। वो नहीं आए, हम भी अपना बोल के जाने लगे। तो मेरे मन में आया कि जिस माँ यमुना की गोद में हमने स्विमिंग सीखी है, बचपन में हम तैरे हैं उसमें, तो आज उस माँ को देख के मुझे तकलीफ हुई। कुछ प्लानिंग नहीं थी, मैं अंदर चला गया और इतना प्यार मेरा उसमें दलदल में धंसा। और वहाँ आप 1 सेकंड खड़े नहीं हो सकते, ऑक्सीजन वैल्यू वहाँ बिल्कुल 0 है। मैंने वहाँ डुबकी लगाई और उसका दर्द माँ का अपने तन पे और मन पे दोनों पे देखा मैंने। 2-3 दिन आईसीयू में रहा मैं। और उसी दिन मैंने माँ से एक हाथ जोड़ के विनती की थी कि माँ हमें इतनी ताकत देना कि हम जब सरकार में आए तो हम आपको निर्मल और अविरल बना सकें। आज 1 महीने की सरकार हो गई है और आपसे हाथ जोड़ के विनती से, विनम्रता से कह रहा हूँ, 2026 तक आपको परिवर्तन होते हुए दिखेगा। काम शुरू हो गया है। 2026 तक परिवर्तन दिखेगा और 2028 में अखिलेश जी और मैं दोनों उस यमुना में नहाते हुए दिखाई देंगे आपको। आप नोट कर लीजिएगा इसको। हम दोनों डुबकी लगाएंगे साथ में। मैं तो कह रहा हूँ नहाते हुए, जैसे माँ गंगा में नहाते हैं वैसे माँ यमुना में नहाते हुए मैं आपके साथ चलूँगा। चलिए ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि 2028 तक यमुना पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगी। जो वादा दिल्ली में बीजेपी ने किया उस वादे को निभाएगी। वीरेंद्र सचदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।